दुनिया में दो देश का निर्माण हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में। पाकिस्तान को, इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। ये बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका? पाकिस्तान को तो यहूदियों ने बनवाया। आप कहोगे पाकिस्तान को बना के यहूदियों को क्या फायदा है? फायदा सर, फायदा मैं बता रहा हूं आपको। फायदा क्या है? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो रेड वॉल बनी, टू रेड वॉल्स, दो लाल दीवारें, टू रेड वॉल्स। पहली रेड वॉल बनी 1945 में। ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया, पूरा ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया। हंगरी से ग्रीस, पूरा ईस्टर्न यूरोप रेड वॉल बन गई। दूसरा रेड वॉल 1917 से बन रही थी, फार ईस्ट। ये जापान से इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा फार ईस्ट, प्रशांत महासागर का क्षेत्र पूरा। 1917 में पहला रेड खंभा कौन था? रशिया, रूस। 1949 में नॉर्थ कोरिया, 1949 में चाइना। ये सब साम्यवादी मुल्क होते चले गए। 1960 में वियतनाम साम्यवाद की तरफ बढ़ने लगा, कम्युनिज्म। 1960 में भारत में साम्यवाद की लहर शुरू, इंडिया। इसी बैकग्राउंड में अमेरिका को वियतनाम में उतरना पड़ा कि बचाओ भैया, कि वियतनाम को बचाओ। वियतनाम अगर कम्युनिस्ट बना तो जो काट के पत्तों घर बनाते, एक पत्ता गिरा सारा गिर जाएंगे। बोले वही होगा, पूरा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो एक तरफ तो लाल दीवार बन चुकी है पूर्वी ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और फार ईस्ट में अगर लाल दीवार बन गई तो इन दोनों दीवारों के बीच में ऑयल रिजर्वायर। और पॉलिटिकल साइंस कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। राजनीति विज्ञान कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। ये दो रेड वॉल, और इन दो रेड वॉलों के बीच ऑयल रिजर्वायर। तो पश्चिम ने दो खिड़की बनाई। पहली खिड़की पाकिस्तान 1947 में। इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? 1875 से। यह किससे कनेक्टेड था? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। और दूसरी खिड़की इजराइल 1948 में। इसकी कहानी कब शुरू हुई? 1897 से। यह किससे कनेक्टेड था? वेस्ट एशिया से। एक तरफ ये खिड़की खुलती थी ईरान में, और दूसरी तरफ ये खिड़की खुलती थी पाकिस्तान का जो बंदरगाह है, क्या नाम है उसका? ग्वादर। और ये ग्वादर बंदरगाह किससे कनेक्टेड था? अमेरिका के बेस, इंडियन ओशन में जो अमेरिका का बेस है, डियागो ग्रासिया। इन केस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा तो ये खिड़की खुली रहेगी। इस खिड़की से पाइप डालेंगे ईरान में, वहां से तेल लाएंगे ग्वादर पाकिस्तानी बंदरगाह पे, और वहां से लेकर आएंगे डियागो ग्रासिया। और ये दूसरी खिड़की का एक दरवाजा खुलेगा वेस्ट एशिया में और दूसरा दरवाजा खुलेगा सुइस कैनाल में। लेकिन पाकिस्तान कैसे बना और क्यों बना? ये देखिए, 1857 का विद्रोह हुआ, और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा झटका था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल। जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तोड़ दो। और 1857 के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका बनी। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर ये एकता बनी रह गई तो हम तो गए। अब सत्ता बदली, कंपनी से क्राउन के पास सत्ता आ गई। जो मॉडर्न युग का पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो दो पार्ट में है। एक 1757 से 1857 और दूसरा 1857 से 1947। ये कंपनी का काल है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्राउन का काल है, ब्रिटिश क्राउन। यहां विद्रोह हो गया, और फिर विद्रोह होने के बाद सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई। लेकिन सत्ता क्राउन के हाथ में आई, लेकिन दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ। सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन डिड नॉट कम टू एन एंड। तो अब जब दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को यह बात एकदम स्पष्ट थी
कि अगर हमने इन दोनों की एकता बरकरार रखी तो हम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, फियर एंड अपीजमेंट। यह बड़ा प्यारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को 3 लोग इस्तेमाल करते हैं, एक नेता, दूसरा व्यापारी और तीसरा पुरोहित, प्रीस्ट। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, फियर एंड अपीजमेंट, भय और प्रलोभन। मां बाप भी करते हैं कि आईटी में हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन तो बाइक दिला देंगे, और नहीं तो गांव पे रखेंगे, गन्ना छिलवाएंगे तुमसे, वो भी भय और प्रलोभन है। तो अंग्रेजों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल उस कौम के प्रति ज्यादा हो सकता है जो पहले से कमजोर हो। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%? 1870 में? तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं। इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। ये मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। अब ये किताब आई, जब ये किताब आई तो बड़े आलिम आदमी थे, सर सैयद अहमद साहब, जज थे, ईरानियन थे, ईरानियन बाय डिसेंट ईरानियन थे, परिवार उनका ईरान से था। और ईरान के लोग तो खैर पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, ईरान की कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई तो शिराज तो बहुत बड़ा केंद्र पढ़ाई का। तो सर सैयद अहमद साहब ने कहा कि नहीं, हम अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया। और तब उन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। लेकिन पता करिएगा सर, उसका जो पहला प्रिंसिपल था थियोडर बेक, वो जीव था सर, थियोडर बेक। अब सैयद साहब को जमीन किसने दी? सरकार ने दी। सारी सुविधा किसने दी? सरकार ने दी। सैयद साहब सरकार की तरफ चले गए। अब जो घनिष्ठ दोस्त, दो घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ, आपका कोई बड़ा प्रिय दोस्त और आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए और बैठे ना मुस्कुराए और एक ही केक में से आधा आधा खाए तो दर्द तो होगा सर। हिंदुओं को दुख हुआ सर, तो रिएक्शन हुआ उसका, और रिएक्शन यह हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया, एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू कर दिया कि गाय नहीं कटने देंगे। और यहीं से दोनों समुदाय के बीच तनी तना की शुरुआत हो गई 1875 से। अब सैयद साहब ने सारी मदद ली सरकार की। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों ने सैयद साहब को बुलाया, बोले सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाए। बोले फरमाना क्या है यार, ये कांग्रेस बनाई है इन लोगों ने और कुछ आप करिए, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है। बोले सरकार आदेश करें, क्या करना है? बोले कांग्रेस का विरोध करिए। 1885 और 1887 यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद, इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ये राजा महाराजा ये तो वैसे भी अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस और उसकी नीतियों का विरोध करना। और यहीं से भारत में शुरू हुई सांप्रदायिक दंगे 1890s कानपुर। तो जो खाई बनी थी, जो रिफ्ट हुई थी, उसमें और दरार बढ़ गई। और इसी परिस्थिति में 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल विभाजन के पश्चात मुझे ऐसा लगता है संप्रदायवाद की ग्राउंड तैयार हो चुकी थी 1887 तक भारत में। और किसने किया? ब्रिटिश हुकूमत ने। क्यों? राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक संप्रदायवाद भारत में मौजूद। कर्जन भारत पहुंचा, दिमागदार आदमी था, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसने कहा मैं अपने मुसलमान भाइयों को इन काफिरों से बचाना चाहता हूं। ईसाई जो है मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। गद्दाफी उनका सगा भाई था, खाला का लड़का था, सद्दाम हुसैन फुप्पी के लड़के थे, ये सब भाई मानते। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। इस देश में एक बार इतिहास को सबको कायदे से पढ़ा दो। बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के साथ एक चीज शुरू हुई, स्वदेशी आंदोलन। दोनों आए, हिंदू मुसलमान दोनों आए। शुरुआत में दोनों आए।
कर्जन को इस बात का अंदाजा नहीं था। है तो एक ही। कर्जन को ये बात लगी यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो साथ में आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर कर्जन ने क्या किया, ढाका के नवाब को पकड़ा, सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह से कहा रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? बोले सरकार रहना चाहते हैं। बोला रहना चाहते हो तो रोको मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन में जाने से। बोले सर कल रोक देंगे। बोले कल मत रोको, आराम से रोको। सलीमुल्लाह ने मौलाना को बुला लिया। मौलाना ने कहा सरकार शुक्रवार का टाइम दे, शुक्रवार के बाद कोई मुसलमान नहीं जाएगा स्वदेशी आंदोलन में। और शुक्रवार की नमाज हुई, मौलाना ने कहा स्वदेशी आंदोलन तो इस्लाम के खिलाफ है। और जाके मौलाना ने कह दिया कि स्वदेशी आंदोलन इस्लाम के खिलाफ है। बोले कैसे? बोले गंगा में तुम डिप लगा रहे हो। गंगा उसने नहीं बनाई, तुम रक्षाबंधन बांध रहे हो तो तुम रंग लगा रहे हो दूसरे के चेहरे पे, खत्म। और मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन छोड़ना शुरू कर दिया। वहीं पे हिंदू मुसलमान दंगा हो गया। जैसे दंगा हुआ वैसे आगा खान, ये इन लोगों को मालिक कभी माफ नहीं करेगा। ये गए लॉर्ड मिंटो से मिलने, आगा खान डेलीगेशन, आगा खान डेलीगेशन मिंटो से मिलने का कि सरकार हिंदू हमको मार रहे हैं, सरकार हमको सुरक्षा दीजिए सरकार, और हमको प्रमोशन दीजिए। तो मिंटो ने कहा कि ऐसा भिखमंगों की तरह सरकार से नहीं मांगा जाता है, कोई यार संवैधानिक दल बनाओ। सरकार से चले आए, बाहर खड़े होकर मांग रहे हैं साहब रिजर्वेशन दे दो, कुछ दल बनाओ, दल पार्टी बनाओ। बोले पार्टी बना लेंगे सर। और 1906 में बन गई मुस्लिम लीग। ये मुसलमान सामंतों ने बनाई। और जैसे ही मुस्लिम लीग बनी, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तुरंत इसका विरोध किया। एक नया आंदोलन चला भारत में, अहरार आंदोलन 1907, पढ़िएगा। और फिर अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने यह सुझाया था, बोले ले लो। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको मिंटो ने ड्रैगन टीथ कहा। ड्रैगन टीथ क्या कैलकुलेट करके चाल देखी उन्होंने। पृथक निर्वाचक मंडल, इस पृथक निर्वाचक मंडल का जो सरकार का उद्देश्य था, सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। क्यों? आरएसएस की वजह से? नहीं, आरएसएस यहां कहां है? बीजेपी? नहीं, बीजेपी भी नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं, पिछड़ा हुआ है बस। अरे भैया तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा। नहीं, पिछड़ा हुआ है, हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस। अच्छा ठीक, चलो पिछड़ा है। फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं। किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किस लिए? उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अच्छा, तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी? ओहो, तो इसको रिजर्वेशन दे दो। बात तो वही है ना कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा। रम 10 दिन पिला दोगे नशेड़ी हो जाएगा, काढ़ा पिला दो। नहीं, रम ही चलेगा इसके लिए। रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। अब गोंडा एक जगह है। अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है मुसलमानों की, तो प्रतिनिधि जो होंगे, कैंडिडेट, वो सिर्फ मुसलमान होंगे, ओनली मुस्लिम्स। पर इनको वोट सभी करेंगे। कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई हमारे सीनियर हैं, गोंडा के फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिज्म। यही वो चाहते थे। अब 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी। और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया हो। पर सही सोच रहा था। 1919 का एक्ट आया, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। इलेक्शंस
आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। इलेक्शन का पीरियड 1922, उसी वक्त आप देखोगे शुद्धि आंदोलन, जमात सब एक्टिव हो गए, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और 1930 में जब इलाहाबाद सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो यहीं पर अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। 500 साल रहे नहीं, 1206 से 1707 रहे ना, तब तो रहे। इकबाल साहब कुछ और ही कैलकुलेट कर रहे थे, कुछ और। खैर 1930 बात आई गई हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ हमला किया, और ब्रिटेन ने कहा कि भारत हमारे साथ है और पोलैंड को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, बिना भारत के नेताओं से पूछ तो लो भैया। गांधी ने कहा मजाक कर रहे हो? बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। बोले मजाक कर रहे हो? एक गुलाम देश दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर तुम आजादी को इतना प्रेफरेंस देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। तो इनको लगा कि अब राष्ट्रवाद की धारा फिर से मजबूत होगी, इसको काउंटर करो। तो 1940 में लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की कि मुसलमानों के लिए हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। तब पर भी लोगों ने इतना ज्यादा वो नहीं लिया, पर तब तक इजराइल की पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी। अब सवाल ये था कि अगर इजराइल बनेगा 1940, गौर करना 1940 में यह भी क्लियर हो चुका था कि इजराइल बनेगा, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईस्टर्न क्वेश्चन में आना ही था। 1941 पर्ल हार्बर, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर चुका था। 1926 डाउस प्लान, अमेरिका पूरी पैसा बांटना शुरू कर चुका था, अमेरिका महाजन बन चुका था और उसे भी ईस्टर्न यूरोप में बैठना था। 1926 से अमेरिका बनने लगा महाजन, पैसा बांटने लगा। 1926 अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भागीदारी की, महाजन। उससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध में वो है, तटस्थ है। 1926 में डाउस प्लान, अमेरिका महाजन बनने लगा। डाउस प्लान के अंतर्गत किसको पैसा दिया? जर्मनी को। जितने भी देश परेशान थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सबको पैसा बांटना शुरू किया। 1926 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफिशियली महाजन होना शुरू हो गया, पैसा बांटने लगा। 1945 में ट्रूमैन प्लान, ग्रीस को पैसा दिया, टर्की को पैसा दिया, और 1947 में अमेरिका ऑफिशियली पूरी दुनिया में है। किसको पैसा चाहिए? भैया दे दो पैसा। जब अमेरिका ने महाजनी शुरू की तो रूस ने भी शुरू की, मोलोटोवा प्लान। 1945 के बाद अमेरिका के पास इकोनॉमी है, एम्पायर नहीं है, और इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। E is equal to E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। डायरेक्टली अमेरिका दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता। अभी एशिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुल्क आजाद हुए थे, और अमेरिका ही ने नारा दिया था अटलांटिक चार्टर, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। उधर रूस कम्युनिज्म, इंपीरियलिज्म के हम खिलाफ है, तुम किसी पे कब्जा कर ही नहीं सकते। लेकिन नियम तो नियम है ना सर। अगर तुम इकोनॉमी के पीठ पे पहुंचोगे तो साम्राज्य तुम्हें चाहिए। तो इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, बैकडोर रास्ता, मार्शल प्लान, पैसा बांटो। ये सब नए नए मुल्क आजाद हुए थे, पैसा इनके पास था नहीं, इनको भी विकास करना था, डेवलप करना था। तो इन्होंने कहा पैसा बांटो, मार्शल प्लान। अमेरिका ने कहा पैसा बांटो। रूस ने कहा यार ये तो पैसा बांट के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो रूस ने अमेरिका के मार्शल प्लान को क्या कहा? डॉलर इंपीरियलिज्म। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया पर अमेरिका डॉलर की ताकत से कब्जा करना चाहता है। और फिर रूस ने एक नया प्रोग्राम चलाया, मोल्टोवा प्लान, कि जो भी देश कम्युनिज्म के नियम को मानेंगे हम उन्हें आर्थिक सहायता देंगे, मोल्टोवा प्लान। 1926 डाउस प्लान, अमेरिका पूरी पैसा बांटना शुरू कर चुका था, अमेरिका महाजन बन चुका था, और उसे भी ईस्टर्न यूरोप में बैठना था। और ब्रिटेन के कंधे पर सर रखकर उसने अपने बैठने की जगह भी तैयार कर ली थी। पैलेस्टीन को उसने निशाना भी बना लिया था। उसे पता था कि अगर इजराइल बनेगा तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। ये बात उन्हें पता थी कि सारे एक हो जाएंगे, सारे, हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा। हालांकि वो अपना और भी गेम खेल रहे थे, अरब वर्ल्ड को डिवाइड कर चुके थे, मुस्लिम वर्ल्ड को पूरा डिवाइड कर चुके थे। इनके पास तेल था, इन्हें वो तेल निकाल लेना था, इनका भी निकाल लेना था, जमीन का भी निकाल लेना था, इनको पैसा देना था, पैसा वापस लेना था। सर अगर आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ो ना पिछले 70 साल की, आपको इतनी हंसी आएगी सर, आप हंसेंगे कि ये मिडिल ईस्ट। तो इन्हें लगा बॉस इंडिया में तो खेल चल ही रहा है, अगर हम मुसलमानों का एक देश बनवा दें तो हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा इजराइल को बनाने का। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, यूएसएसआर पावरफुल बनकर उभर रहा था, इनको वेस्ट एशिया में तो अड्डा चाहिए था, सेंट्रल एशिया में भी अड्डा चाहिए था।
इनको अड्डे तो चाहिए ही चाहिए थे। इन लगा यार अगर पाकिस्तान बन जाए तो हमारा बहुत बड़ा अड्डा हो जाएगा कम्युनिज्म के खिलाफ सेंट्रल एशिया में। प्रिकॉशन, क्या पता कल ईरान से बाहर निकलना पड़े, और निकलना पड़ा 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। हालांकि ब्रिटेन वहां बैठा हुआ था 1940 में, 55 बगदाद पैक्ट में अमेरिका भी पहुंच गया। लेकिन जो मैच्योर लोग होते हैं ना सर, वो प्रिकॉशन लेके चलते हैं। जैसे चेस के गेम में हम एक प्यादे को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को बैक करते हैं। तो ये वेस्ट के जो कैपिटलिस्ट हैं और स्पेशली ज्यूज हैं, कई सारा मुद्दा पाकिस्तान फुलफिल कर रहा था। पहला मुद्दा कि अगर मुसलमानों का देश बन गया तो हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा यहूदियों का देश बनाने के लिए, और वहां मुसलमान हमें काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे मुसलमानों का देश बनेगा ये सारी मुस्लिम कंट्री सैंक्टिफाई कर देंगी, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। और एक बार वेल डन बोल दोगे तो फिर विरोध कैसे करोगे। दूसरा मुद्दा यह था कि एक हमारा अड्डा हो जाएगा सेंट्रल एशिया में यूएसएसआर के खिलाफ, और हुआ ही। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। किसने हटाया अफगानिस्तान से यूएसएसआर को? पाकिस्तान ने। तालिबान बनाई। पाकिस्तान का जीवन बीता किसमें? अपने आका की सेवा में। चौथा बात यह था, इन केस पूरी एशिया अगर कम्युनिस्ट हो जाए, इन केस, रेड वॉल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। यह तीसरा रीजन था कि इन केस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो गया तो सेंट्रल एशिया में हमारा एक कैपिटलिस्ट अड्डा बचा रहेगा। और चौथा रीजन, बड़ा जबरदस्त रीजन सर, आपने शायद गौर ही नहीं किया होगा, कि भारत को आजाद कर देंगे। भारत के पास रिसोर्सेस है, कॉटन है, कोल है, आयरन है, ह्यूमन रिसोर्स है, काबिल नेता है। तो जो हाल यूएस का हुआ 1787 में, हमने यूएस को आजाद कर दिया और फिर यूएस सुपर पावर बन गया। और आज हम अगर भारत को आजाद कर देंगे बिना किसी टेंशन के, तो ये तो दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाएगा। क्या कमी है इसके पास? और पाकिस्तान अगर भारत में रहेगा तो भारत की सीमा ईरान से मिलेगी, एनर्जी भी मिलती रहेगी, ऑयल भी मिलता रहेगा, नेचुरल गैस भी मिलता रहेगा। ये अमेरिका की कहानी दोहराना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि भारत के पास सारी क्षमता है। एक गलती ये कर चुके थे पीछे, तो कहीं भारत दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना बन जाए। पता लगा अभी हम 2 नंबरदार लड़ रहे हैं, एक तीसरा नंबरदार खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोले बॉस एक काम करो, उलझा दो। और पांचवी बात कि जब 2 पड़ोसी हो जाएंगे और 2 पड़ोसियों के बीच में सबसे कीमती चीज कश्मीर, लेकिन वेस्ट सोच रहा था कि कश्मीर के मुद्दों को भी सॉल्व ही मत होने दो, मुद्दा फंसा दो और दोनों को हथियार बेचो। तो एक की लुंगी फटी रहेगी, दूसरे की धोती, एक F-18 खरीदेगा, दूसरा रफेल, और ड्रेन ऑफ वेल्थ चलती रहेगी। तो कहने के लिए तो ये आजाद रहेंगे, लेकिन हम इनका इकोनॉमिक शोषण करते रहेंगे। ये मैं आपको कंपेयर कराना चाहता था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान बनने की संभावनाएं खत्म हुई, खत्म नहीं हुई। कैबिनेट मिशन प्लान आया, संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस फिर मेजॉरिटी में आ गई, और तब जिन्ना साहब ने कहा 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। किसके बल पे? बोले अंकल के बल पे। अंकल तो वही है हमारे साथ। और फिर 1947 में पाकिस्तान बना लिया, और 1948 में इजराइल बन गया। ये अमेरिका का अड्डा है वेस्ट एशिया में, ये अमेरिका का अड्डा है सेंट्रल एशिया में।